नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको डॉटर्स राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हिंदू विधि में पैतृक संपत्ति में पुत्री का हिस्सा। पैतृक संपत्ति जिसको हम ज्वाइंट प्रॉपर्टी, संयुक्त संपत्ति भी कहते हैं या सैदाई की कोपाशनरी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी में लड़की का कितना हिस्सा है। मैं वैसे ही आपको पढ़ा चुकी हूँ एक बार टॉपिक, इस पूरे को सक्सेशन लॉ पे पूरे 2 लेक्चर्स आपके अब तक हो चुके हैं। बट क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एक मिस्टर लिंगेश्वरन ने एंड सोनू मिश्रा ने, तो उन दोनों के जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो वहाँ पे राइटिंग में देने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता, क्लियर नहीं होते, इसलिए उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एटलीस्ट अगर आप हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं और आप वकील बनना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और काफ़ी टिपिकल मैटर है, तो अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपके लिए आगे बहुत फ़ायदा रहेगा। इसमें मैं प्रॉपरली केसेस और लॉ डिस्कस करके फिर आप दोनों के सवालों का जवाब दूंगी। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि हेरिटेज क्या होता है। जो मिताक्षरा कोपाशनरी होती है, यानी जो मिताक्षरा सैदाई की है, उसमें 2 तरह से हेरिटेज मिलता है। कैसे कैसे मिलता है हमें उत्तराधिकार। एक अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, अप्रतिबंधित दाय, मतलब जबकि एक राइट आपने जैसे ही पैदा हुए आपके अंदर वो राइट क्रिएट हो गया और आपको वो संपत्ति में एक हिस्सा मिल गया। अब ये नहीं है कि किसी की डेथ होगी तो आपको हिस्सा मिलना है। आपका जो हिस्सा है वो आपको आपके पैदा होने के आधार पे मिला है, किसी के मरने के आधार पे नहीं मिला है, किसी के मरने पर आधारित नहीं है, उस पर समाश्रित नहीं है। तो वो क्या कहता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, अप्रतिबंधित दाय। जैसे जनरली जो कोपाशनरी प्रॉपर्टी थी एंशियंट टाइम में, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से जो आपको मिलती थी, पोते पर पोते वगैरह को, बेटे को, पोते को, पर पोते को, वो अनऑब्स्ट्रक्टेड थी। क्योंकि वो सैदाई की संपत्ति में जैसे ही परिवर्तित हुई, उसके बाद आपके घर में जैसे ही बच्चा या पोता या परपोता कुछ भी पैदा होगा, उसको उस संपत्ति में एक हिस्सा मिल जाएगा। वो हिस्सा कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कितने सदस्य हैं, क्या जनरेशन्स हैं, लेकिन उसको हिस्सा मिलेगा ज़रूर। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, अप्रतिबंधित दाय। ये क्या होता था, जैसे लड़कियां होती थी 1956 से पहले तो उन्हें कोई राइट ही नहीं था, उनका केवल सीमित हुआ करता था, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन मतलब 1956 के बाद भी उन्हें सैदाई की संपत्ति में हित दिया गया, बट डेट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। जब उनके फादर की डेथ होगी, किसी मेल मेंबर की डेथ होगी, और उसके बाद वो अपने पीछे किसी फीमेल को छोड़ के मरेगा, तो उस फीमेल के लिए तब हिस्सा मिलेगा। उसमें से प्रॉपर्टी में से जितना हिस्सा उसका होता, उसमें से एक हिस्सा उस फीमेल को मिल जाएगा, बाकी हिस्सा उसके भाइयों वगैरह को जो भी हैं उनको मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसा पहले उन भाइयों में और बाप में जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। तो जितनी कोपाशनरी प्रॉपर्टी है उसमें भाइयों को 1/3 1/3 हिस्सा मिल गया। सपोज मान लो 2 भाई और बाप हैं, फिर जो बाप के पास जो 1/3 आया उसमें से बेटी को और भाइयों को फिर से हिस्सा मिलेगा। तो 1956 के बाद भी हालांकि लड़की को कुछ हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अभी भी लड़कों को जो हिस्सा मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा था और बहुत बड़ी मात्रा में था। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, मतलब इक्वलिटी नहीं थी कोपाशनरी प्रॉपर्टी के मामले में। उसको दूर करने के लिए ये 2005 का अमेंडमेंट लाया गया है। तो अमेंडमेंट से पहले लड़की को केवल नोशनल पार्टीशन यानी काल्पनिक विभाजन, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके आधार पे एक हिस्सा मिलता था। अब अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया कि अगर कोपाशनरी प्रॉपर्टी है, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपाशनरी प्रॉपर्टी कैसे होगा। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, द डॉटर ऑफ अ कोपाशनर, जो कोपाशनर की डॉटर है उसका क्या होगा, बाय बर्थ बिकेम अ कोपाशनर इन एन ओर राइट द सेम मैनर एज द सन। मतलब जो उसका बेटा जैसे ही पैदा होता है, जिस तरह से उसको राइट मिल जाता है, वैसे ही बेटी को भी प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। हैव द सेम राइट इन द कोपाशनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ़ शी हैड बीन अ सन। उसको वही राइट मिलेगा, अगर वो बेटा होती तो जो उसको राइट मिलता वही राइट उसको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है बी सब्जेक्ट टू द सेम लायबिलिटीज़। उसके ऊपर वही उत्तरदायित्व होंगे जो बेटे के होते उसको कोपाशनरी प्रॉपर्टी यानी सैदाई की संपत्ति के बारे में। तो उसको अधिकार भी दे दिए गए
उसको कोपाशनरी भी बना दिया, कोपाशनर भी बना दिया गया, सैदाइक भी बना दिया गया और उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी डाल दी गई। लेकिन इसमें एक प्रोविजो डाल दिया गया, उसमें कह दिया गया कि इसमें जो भी बात कही गई है वो किसी ऐसे पार्टीशन या डिस्पोजिशन पे लागू नहीं होगी। हमने प्रॉपर्टी एलिनिएट कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, या कोई पार्टीशन हमारा जो हो चुका है 20 दिसंबर से पहले, उसके बारे में ये चीज़ लागू नहीं होगी। मतलब वहाँ पे लड़की को हिस्सा नहीं मिलेगा। वो ये नहीं कह सकती कि पार्टीशन को रीओपन करो या ये जो एलिनेशन कर दिया वो गलत है क्योंकि मैं भी कोपाशनर हो गई। जो हो चुका उसको नहीं बदला जाएगा, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर्टी एज इट इज़ है वहाँ पे बाकी की प्रॉपर्टी के संबंध में या जो बची हुई है प्रॉपर्टी उसके बारे में अब वो कोपाशनर हो जाएगी। सेक्शन 6(5) सेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन shall apply to a partition which has been effected before the 20th day of December। 6(5) भी वही कह रहा है कि 20 दिसंबर से पहले जो भी पार्टीशन हो चुके हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वहाँ पे प्रोविजिया था वो क्या कह रहा था, वो एलिनिएशन, डिस्पोजिशन, पार्टीशन सबको ला रहा था। यहाँ पे केवल पार्टीशन की बात हो रही है और उसको भी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है कि पार्टीशन से मतलब क्या होगा कि जो कि एक तो या तो ड्यूली रजिस्टर्ड हो, मतलब हमने रजिस्टर्ड डीड के द्वारा किया है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर उस पार्टीशन को कोर्ट ने अफेक्ट किया है, मतलब कोर्ट की डिक्री के द्वारा फाइनल हो गया है, वही पार्टीशन माने जाएंगे। जब तक प्रिलिमिनरी डिक्री होती है तब तक डिसीजन फाइनल नहीं माना जाता पार्टीशन, तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसमें हम 4 केसेस पढ़ेंगे। प्रकाश वर्सेस फुलावती का केस है, दानम्मा वर्सेस अमर का केस है, मंगामल वर्सेस टीबी राजू एंड विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये 2020 का केस है जो मेन केस है, इसी से सब डिसाइड हुआ है। तो सबसे पहले हम इन चारों केसेस की डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि विनीता में क्या करा गया है और फिर उसके बाद हमारे जो आंसर्स होंगे वो हमें समझ में आ जाएंगे। प्रकाश वर्सेस फुलावती का जो केस था, इस केस में डिवीज़न बेंच ने, अपेक्स कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, उसने क्या कहा कि धारा 6 रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब भूतकाल से लागू नहीं होगी। सही बात है, बट इट इज़ रिट्रोएक्टिव इन ऑब्स्ट्रेशन। ये रिट्रोएक्टिव है, पूर्वव्यापी है, मतलब पहले से लागू तो नहीं होगी लेकिन पूर्वव्यापी है, तो इसलिए इट अप्लाइड व्हेन बोथ कोपाशनर एंड हिज डॉटर वर अलाइव। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए कोपाशनर और डॉटर को दोनों को 2005 में अलाइव होना चाहिए तभी लागू होगी। बट क्योंकि ये रिट्रोएक्टिव तो है, पूर्वव्यापी है, इसलिए जो पुत्री है उसका 2005 के बाद पैदा होना ज़रूरी नहीं है। वो पैदा कभी भी हो सकती है, मतलब 2005 से पहले कभी भी, और 2005 से पहले कभी भी मतलब 1956 से पहले भी पैदा हो रही है, तब भी वो पुत्री कोपाशनर मान ली जाएगी और उसको हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए अमेंडेड सेक्शन अप्लाइड टू डॉटर्स फ्रॉम प्रायर टू 1956 और देयर आफ्टर प्रोवाइडेड दे आर अलाइव ऑन 9/9/2005। इसलिए वो 2005 से पहले बॉर्न हुई हो, 1956 से पहले बॉर्न हुई हो, दोनों के ऊपर लागू होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टीशन बीइंग रजिस्टर्ड कैन हैव नो एप्लीकेशन टू स्टैट्यूटरी नोशनल पार्टीशन। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि जो नोशनल पार्टीशन होता था, हमारा काल्पनिक विभाजन जो था, उसके ऊपर जो पार्टीशन का हो रहा है ना कि रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर कोर्ट की डिक्री के द्वारा होना चाहिए, वो नोशनल पार्टीशन पर लागू नहीं होता। और नोशनल पार्टीशन जो है वैलिड पार्टीशन है और उसके बाद भी लड़की को हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब नोशनल पार्टीशन क्योंकि लॉ ने कर दिया, लॉ ने मान लिया कि जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उस दिन अगर उन्होंने पार्टीशन करा होता तो उसका हिस्सा ये होता, तो इसलिए वो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोपाशनरी ख़त्म हो गई और क्योंकि उसका जो हिस्सा था वो उसको मिल चुका है, इसलिए अब लड़की कोपाशनरी में कोपाशनर नहीं बन सकती, इसलिए उसको हिस्सा नहीं मिलेगा सैदाइकी में। तो उन्होंने कह दिया नोशनल पार्टीशन बाय इट्स वेरी नेचर इज़ नॉट कवर्ड आइदर अंडर द प्रोविजियो ऑफ सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(5) इंक्लूडिंग इट्स एक्सप्लेनेशन। उसमें नोशनल पार्टीशन नहीं आता है। दानम्मा वर्सेस अमर के केस में भी गुरुलिंगप्पा जो थे वो मर गए थे 2001 में, अपने पीछे 2 बेटी 2 बेटे और अपनी पत्नी को छोड़ करके। तो जब धारा 6 आई तो ट्रायल कोर्ट ने तो कह दिया कि जो मेल मेंबर्स हैं केवल उन्हीं को और माता को मिलेगा हिस्सा, बेटियों का हिस्सा इन्होंने कह दिया कि नहीं मिलेगा क्योंकि 2005 में जो कोपाशनर था वो मर चुका था, इसलिए उन्होंने उस रिजेक्ट कर दिया कि वो लड़कियां जो थी कोपाशनर नहीं बन पाई और 2005 का एक्ट जो है उन पर लागू नहीं होगा। इस डिसीजन को हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, मतलब हाई कोर्ट ने भी माना कि जो डॉटर्स हैं उनको इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। इसमें कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चंस थे
कि वेदर द अपीलांट्स डॉटर्स ऑफ गोलम्पा सवादी could be denied their share on the ground that they were born prior to the enactment of the act and therefore cannot be treated as co-partner, क्योंकि वो इनेक्टमेंट होने से पहले ही पैदा हो चुकी है इसलिए उन्हें कोई इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि क्या 2005 में बाय बर्थ लड़कियों को अपना राइट मिल गया को-पार्शनरी प्रॉपर्टी में जैसे कि लड़कों का था। तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि क्या मतलब वो बाय बर्थ उनको राइट मिला है कि नहीं मिला है, और वो ओन राइट इन द सेम मैनर एज अ सन वो उसमें को-पार्शनर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। तो फर्स्ट इशू पे तो कोर्ट ने कह दिया कि प्रकाश वर्सेस फूलावती में कोर्ट ने कह दिया कि इट इज़ अ रिट्रैक्टिव, पूर्व व्यापी है, तो इसलिए लड़की चाहे 1956 से पहले पैदा हुई हो चाहे 2005 से पहले पैदा हुई हो 1956 और उसके बीच में, इसलिए वो लड़की जो है को-पार्शनर मानी जाएगी एंड को-पार्शनर की who died thereafter provided that they are alive on 9/9/2005। तो इसको हेल्ड कर दिया उन्होंने। सेकेंड इशू पे कोर्ट ने कहा कि यस, क्योंकि लड़कियों के साथ यहाँ पे जो है भेदभाव हो रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि इट इज़ बियॉन्ड एनी पेल ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ द अपीलांट्स। जो अमेंडमेंट है 2005 का वो जो है वो अपीलांट के फेवर में है। This amendment now confers upon the daughters of the co-partner as well as the status of co-partner in her own right in the same manner as the son and gives same right and liabilities in the co-partner property as she would have if it had been son। अगर वो बेटा होती तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ होती वो लाइबिलिटीज़ हैं जो उसको मिलना चाहिए था वो उसको दे दिया गया है। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड करा कि लड़की जो है को-पार्शनर हैं और उन्होंने इसके 1/5 शेयर करके दोनों लड़कियों को दोनों बेटे और पत्नी का 1/5 शेयर बना दिया। मंगामल वर्सेस टीबी राजू में कोर्ट ने क्या करा, इसमें कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स थे वो इस तरह से थे कि जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है उसने वहाँ पे हिंदू सक्सेशन तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1989 पास किया था और उसमें 29A सेक्शन में लड़कियों को बिल्कुल बराबर का को-पार्शनर बना दिया था। जो आज का 2005 के अमेंडमेंट के बाद धारा 6 बनाई गई है वही उन्होंने 29A में अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया था और लड़कियों को बराबर को-पार्शनर बना दिया था लड़कों के साथ में। बट इसमें जो 29A(4) था उसमें उन्होंने जो था मैरिड गर्ल में डिफरेंस कर दिया था कि अगर किसी लड़की की शादी 1989 से पहले हो चुकी है जब ये कमेंसमेंट में आया एक्ट, तो उस लड़की को जो है को-पार्शनर नहीं माना जाएगा और उसको को-पार्शनरी में हित नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो मैरिड डॉटर्स थी उनको इक्वल राइट्स इस एक्ट में नहीं दिए गए थे जो 1989 का एक्ट था। इस केस में मंगामल जो थी उनको 1989 में शादी हो गई थी और उनकी जो बहन इंदिरा थी उनकी 1984 में शादी हो गई थी, यानी कि 1989 के अमेंडमेंट से पहले उन दोनों की शादी हो चुकी थी। Therefore, it was held that because of Section 29A(4) of the Amendment Act, the appellant could not institute a suit for partition and separate possession as they were not co-partner। इसलिए 29(4) में वो को-पार्शनर ही नहीं थी, इसलिए वो जो है उसमें केस नहीं ला जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद भी उनको नहीं मिलेगा क्योंकि इस केस में प्रकाश वर्सेस फूलावती और दानम्मा दोनों केस को रेफ़र करा, लेकिन माना उन्होंने प्रकाश वर्सेस फूलावती के केस को और उन्होंने कहा कि जब 2005 का अमेंडमेंट आया है उस टाइम में लिविंग को-पार्शनर और लिविंग डॉटर के ऊपर ये लागू होगा केवल, और ये जो 2005 का है वो जो पहले किसी की डेथ हो चुकी है उन पर लागू नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि लड़कियों की शादी पहले हो चुकी है और वहाँ पे स्पेसिफिकली उसको मना किया गया है, और दूसरी चीज़ की फादर की डेथ पहले ही हो चुकी है 2005 के अमेंडमेंट से पहले, इसलिए ये एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट ने कहा अंडर सेक्शन 29A ऑफ द एक्ट द लेजिस्लेचर हैज़ यूज द वर्ड डॉटर ऑफ अ को-पार्शनर। हियर द इम्प्लीकेशन ऑफ सच वर्ड मीनिंग बोथ द को-पार्शनर एज वेल एज डॉटर शुड बी अलाइव टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोविजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 1989। जब 1989 का एक्ट आया उस टाइम दोनों का जीवित होना ज़रूरी है और उनकी शादी भी ना हो, क्योंकि वहाँ पे शादी हो चुकी थी और को-पार्शनर की डेथ भी हो चुकी थी, इसलिए उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। Apex Court held that rights under the amendment are applicable to living daughters of living co-partner as on 9/9/2005। जब 2005 के अमेंडमेंट की बात करी तो उसमें भी उन्होंने कह दिया
इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन सच डॉटर्स आर बॉर्न, कब बॉर्न हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2005 में दोनों का बॉर्न जिंदा होना ज़रूरी है। डिस्पोजिशन और एलिनिएशन इंक्लूडिंग पार्टीशन which may have taken place before 2012-2004 as per law applicable prior to the said date will remain unaffected। और जो कि पार्टीशन उससे पहले हो चुका है वो अफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे भी इन्होंने कह दिया कि जो नोशनल पार्टीशन होते थे वो नोशनल पार्टीशन इससे अफेक्ट नहीं होंगे, और क्योंकि नोशनल पार्टीशन हो चुका है इसलिए लड़की को इसमें कोपाशनर नहीं माना जाएगा जिनकी पहले से शादी हो चुकी है। अब विनीता शर्मा का केस आया। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये 2020 का केस है। क्योंकि जो पुराने जजमेंट्स थे उसमें डिवीज़न बेंच बैठी थी, 2 जजेस की बेंच, और उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये रेफ़र किया गया। इसमें बहुत सारे केसेस थे जिनको एक साथ सुना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस चल रहे थे जो सक्सेशन से रिलेटेड थे, उन्हें कुछ अलग अलग पॉइंट्स थे, तो उन सबको एक साथ सुन लिया गया ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई जिसमें उन सारे केसेस को एक साथ सुन के उन सारे इशूज़ पे एक साथ डिसीज़न कोर्ट ने दे दिया। तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ बनाए, वेदर द फादर को पार्टनर शुड बी लिविंग एज ऑन 9 नवंबर 2005, क्या फादर को 9 नवंबर 2005 को जीवित होना ज़रूरी है। वेदर अ डॉटर बॉर्न बिफोर 9 नवंबर 2005 कैन क्लेम इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन कोपार्टनरी एज डेट ऑफ अ सन, क्या लड़की को जो है 2005 के अमेंडमेंट द्वारा बिल्कुल बेटे के समान इक्वल राइट्स और इक्वल लाइबिलिटीज़ दे दी गई हैं कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। वेदर इन केसेस वेयर द फाइनल डिग्री हैज़ नॉट बीन पास्ड इन अ सूट ऑफ पार्टीशन, मतलब कोर्ट में एक पार्टीशन का केस चल रहा है, वहाँ पे भी फाइनल डिग्री नहीं बनी है, प्रिलिमिनरी डिग्री बनी है केवल, या केस अभी चल रहा है, तो क्या वहाँ पे डॉटर के क्लेम को मानते हुए रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है धारा 6 के बाद। वेदर द स्टैट्यूटरी फिक्शन ऑफ पार्टीशन created by proviso of section 6 of the Hindu Act 1956 as originally enacted, वही नोशनल पार्टीशन की बात कर रहे हैं जो नोशनल पार्टीशन किया गया था, bring about the actual partition or disruption of property, क्या नोशनल पार्टीशन जो था उसमें धारा 6 में जिसकी बात की गई थी उसकी वजह से कोपार्टनरी अपने आप ही ख़त्म हो जाती थी और उससे पार्टीशन हो जाता था कि एक्चुअली। Whether a plea of oral partition after 20 December 2004 can be accepted एज द स्टेचुटरी रिकोगनाइज्ड मोड ऑफ पार्टीशन, क्या हम ओरल पार्टीशन को जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा पार्टीशन हो गया और वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इसमें कोर्ट ने क्या रेफरेंस दिया, आंसर दिए रेफरेंस में कि द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सब्सटीट्यूटेड सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो 1956 का एक्ट है उसमें जो धारा 6 है, confer status of co-partner on the daughter born before or after amendment in the same manner as the son with same rights and liabilities, मतलब उन्होंने कह दिया कि डॉटर और सन के सेम राइट्स और सेम लाइबिलिटीज़ हैं। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा द राइट कैन बी क्लेम्ड बाय द डॉटर बॉर्न अर्लियर, मतलब 2005 से पहले वो कभी भी पैदा हुई है वो ये राइट क्लेम कर सकती है। सेविंग प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6(1) एज टू द डिस्पोजिशन और एलिनेशन पार्टीशन और टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन विच हैड टेकन प्लेस बिफोर 20 दिसंबर, उनके मतलब अंडर में है कि अगर वो ऐसा कुछ हो चुका है तो उसको दोबारा नहीं खोल सकती, वरना वो दोबारा से खोल सकती है। थर्ड पॉइंट पे सिंस द राइट इन कोपार्टनर इज बाय बर्थ होता है, इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फादर कोपार्टनर शुड बी लिविंग एज ऑन 9/9/2005, मतलब फादर का 2005 में जीवित होना ज़रूरी नहीं है लेकिन डॉटर का जीवित होना ज़रूरी है। जो मेन पॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, द स्टैट्यूटरी फिक्शन ऑफ पार्टीशन क्रिएटेड बाय प्रोविजियो टू सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो सेक्शन 6 कहता था 1956 का जो ओरिजिनली इनेक्ट किए गए थे, जो 2005 के अमेंडमेंट से पहले वाला जो सेक्शन था जो फिक्शन की बात करता था जिसपे काल्पनिक विभाजन होता था, क्या उससे एक्चुअल पार्टीशन हो जाता था और कोपार्टनरी समाप्त हो जाती थी, डिसरप्शन हो जाता था कोपार्टनरी का। The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased co-partner when he was survived by a female heir of class 1, अगर वो क्लास 1 के फीमेल हेयर से सर्वाइव कर रहा है, मतलब उसके पीछे एक सर्वाइव कर रही है एक महिला या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई मेल हेयर, तो वहाँ पर उसका सर्टेन करने के लिए शेयर कि लड़की को कितना मिलेगा, एक नोशनल पार्टीशन का एक वहाँ पे आइडिया दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 6 आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन फुल इफेक्ट, जो अब से ज़्यादा 6 हम लाए हैं उसको फुल इफेक्ट देना है हमें, इसलिए प्रिलिमिनरी डिग्री जो बन चुकी है उसको भी दोबारा से रीओपन किया जा सकता है।
passed, the daughter are to be given share in compassionate equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal. फाइनल डिक्री के लिए कोई केस चल रहा है या अपील चल रही है, उसमें लड़की को हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि जब तक उसमें अपील चल रही है तब तक केस फाइनल नहीं होता है। इसलिए लड़की वहाँ पर 2005 के अमेंडमेंट के माध्यम से कोपार्शनर का राइट मांग सकती है। In view of the rigor of provisions of explanation to section 6(5) of the Act 1956, a plea of oral partition cannot be accepted. oral partition को हम जो oral partition की हम plea लेते हैं, कोई कहते हैं कि हमारा oral partition हो चुका है, उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। As the statutory recognized mode of partition affected by a deed of partition duly registered under the provisions of Registration Act 1908 और affected by a decree of court, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि केवल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है या कोर्ट की डिक्री के द्वारा जो हो चुका है, केवल वही पार्टीशन फाइनल माने जाएंगे और नहीं माने जाएंगे। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस में मतलब कुछ केसेस में हम क्या कर सकते हैं, वेयर प्ली ऑफ ओरल पार्टीशन इज सपोर्टेड बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है कि हमारा पार्टीशन हो चुका है। अब ये एविडेंस की बात होती है कि आप वहाँ पे क्या एविडेंस अपनी पेश कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव एनी एविडेंस जिसके द्वारा आप अपने पार्टीशन को साबित कर सकते हैं, वहाँ पर वो नगर निगम का कुछ हो सकता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो जिस भी हिसाब से आप उसको वहाँ पे अगर आप फाइनली बता सकते हैं तो वहाँ पर वो प्ली एक्सेप्ट की जा सकती है ओरल एविडेंस के आधार पे। और अन्यथा ओरल एविडेंस को मतलब ओरल जो एविडेंस आप दे रहे हो कि हमारी ओरली हमारा पार्टीशन हो चुका है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आउटराइटली। इस तरह से इस 3 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो था प्रकाश वर्सेस फूलावती एंड मंगलम वर्सेस टीबी राजू केस को पूरी तरह से ओवररूल कर दिया था। एंड द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन दानम्मा वर्सेस अमर इज पार्शियली ओवररूल्ड टू द एक्सटेंट इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू दिस डिसीजन। जो जहाँ तक वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में था उनका व्यू, उसको वहाँ तक उसको ओवररूल कर दिया गया। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आ देती हूँ। जो मिस्टर लिंगेश्वरन है उनका जो पहला क्वेश्चन था, डॉटर्स बॉर्न प्रायर टू 1956 ऑल्सो एलिजिबल और इक्वल राइट्स। यस, वो इक्वल राइट्स के लिए एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फूलावती के केस में कह दिया और विनीता शर्मा के केस में भी कह दिया कि 2005 से पहले लड़की अगर पैदा हुई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2005 से पहले का मतलब कि 1956 से पहले भी पैदा हुई है, 2005 से पहले कब पैदा हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 1956 से पहला पैदा हुई है, 1956 से 2005 के बीच में पैदा हुई है, मतलब लड़की कभी भी पैदा हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और लड़कियों को राइट मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन था, इन विनीता शर्मा जजमेंट दानम्मा वर्सेस अमर इज पार्शियली ओवररूल्ड, विच पार्ट इज ओवररूल्ड एंड विच पार्ट इज अपहेल्ड। तो इसमें जो पैरास 23, 25, 27 है उसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लिए ना कि लड़की को जो है बराबर का राइट दिया गया है और लड़की की अनइक्वलिटी थी उसको समाप्त किया गया है, उसको तो उन्होंने अपहेल्ड कर दिया कि हाँ वो सही कह रहे हैं, और जो उन्होंने लड़कियों को बराबर का राइट दे दिया 1/5 उसको अपहेल्ड करा। लेकिन चूंकि ना इन्होंने जो अपना जजमेंट दिया था दानम्मा वाले केस में, उन्होंने प्रकाश वर्सेस फूलावती को वहाँ पे पूरा रेफ़र करा था। और जो उन्होंने नोशनल पार्टीशन वाली बात बताई है ना मैंने आपको कि जो फिक्शन था, जो अनअमेंडेड सेक्शन 6 था, उसमें जो नोशनल पार्टीशन वाली बात थी उसको उन्होंने वहाँ पे रेफ़र करा और उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ वो सही है। मतलब उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गलत है, तो उन्होंने कहा कि वो जो उनका व्यू था और प्रकाश वर्सेस फूलावती को उन्होंने वहाँ पे रेफ़र करा है, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे ओवररूल कर दिया है। एंड द डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ द स्टेचुटरी पार्टीशन, नोशनल पार्टीशन, इसको उन्होंने ओवररूल कर दिया है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, रिफर 76th पैरा अबाउट मंगमल, तमिलनाडु डॉटर मैरिड प्रायर टू 1989 आर एलिजिबल फॉर इक्वल राइट्स। क्या वो अभी भी एलिजिबल हैं जो मैरिड डॉटर्स हैं 1989 से पहले? तो इसका जवाब येस है। आफ्टर 2005 अमेंडमेंट दे कैन, उनको मिल सकता है, क्योंकि कंसीडर आर्टिकल 254 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप उसको देखेंगे तो अगर ये एक्चुअली जो हमारा पर्सनल लॉज हैं, ये जो किसका मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। कॉन्करेंट लिस्ट में 2002 एक्चुअली आर्टिकल 254 लगता है, और अगर उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकती है और
सेंटर भी लॉ बना सकती है। तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे सेंटर ने कोई लॉ बना दिया, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट उसने बना रखा है, उसमें अगर स्टेट को कोई अमेंडमेंट करना है तो स्टेट को उस अमेंडमेंट को करने के लिए पहले जो है क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो अमेंडमेंट लागू होगा। तो क्योंकि 1989 में जब एक्ट बना तो उन्होंने राष्ट्रपति से परमिशन ले ली, तो तमिलनाडु में वो अमेंडमेंट लागू हो गया। लेकिन 254 आगे कहता है उसका पार्ट 2 कि अगर बाद में कभी सेंटर के पास ये पावर है कि कांग्रेस लिस्ट में जो उसने पहले लॉ बनाया था वो कभी भी उस लॉ को परिवर्तित कर सकती है। तो अगर वो कुछ लॉ में कोई अमेंडमेंट करती है तो जो स्टेट ने अमेंडमेंट करा था अगर वो उस लॉ के अगेंस्ट में है तो स्टेट अमेंडमेंट समाप्त हो जाता है और जो सेंटर का अमेंडमेंट है वो मान्य होगा। तो सेंटर जो लॉ बना रही है वो स्टेट के उस पर प्रवेल करेगा। तो 1989 में जो अमेंडमेंट लाया गया वो 1989 से 2005 तक तो मान्य होगा, लेकिन जब 2005 में जो सेंटर ने अमेंडमेंट ला दिया तो वो 254 आर्टिकल के उसमें जा कर के वो प्रवेल कर जाएगा और 1989 का जो एक्ट है वो अब सबसाइड हो जाएगा। तो इस वजह से जो स्टेट का जो पर्सनल लॉ है वो नहीं माना जाएगा और वहाँ पे मंगम्मल का केस जो है ओवररूल कर दिया गया है इन्होंने। तो अब जो है लड़कियों को चाहे मैरिड हो चाहे उनका 1989 से पहले शादी हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, तो तमिलनाडु की थी या कहीं की भी थी, उनको पूरा का पूरा राइट अब बराबर का दे दिया गया है। तो उनको मिलेगा बशर्ते कि वो 2005 में जीवित हों। सोनू मिश्रा, आपने जो केस क्वेश्चन पूछा है ना वो आपने पहले भी पूछा था, मैंने वहाँ पे भी जवाब दिया था। अगेन मैं क्योंकि आपने इस केस को रेफ़र करके पूछा है तो मैं आपको इसलिए जवाब दे रही हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या 11/8/2020 का जो विनीता प्रकाश का जो निर्णय है, जो 2020 का जो लास्ट निर्णय मैंने बताया, उसमें पैतृक संपत्ति में लड़कियों को लड़कों के समान ही अधिकार मिल गया है। तो क्या जो वहाँ की प्रॉपर्टी है ज़मींदारी उन्मूलन, जहाँ पे यूपीजेडए की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी मिल गया है कि नहीं मिल गया है लड़कियों को अधिकार? तो नहीं मिला है, क्योंकि यूपीजेडए में जो प्रोविजंस दिए गए वो स्पेशल प्रोविजंस हैं और वहाँ पे लड़कों को भी पैतृक संपत्ति में कोई जन्म से अधिकार नहीं मिलता है। अगर आप ये साबित कर दो कि लड़कों को जन्म के साथ वहाँ पे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है और जो उसका 171 172 है वो नहीं लागू हो रहा है, तो लड़की को भी जन्म के साथ हित मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे यूपीजेडए का एक अपना पूरा का पूरा सक्सेशन की पूरी डिग्री बनाई गई है। तो वहाँ पे जहाँ पे यूपीजेडए लागू होता है वहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट या पर्सनल लॉज लागू ही नहीं होते हैं। तो वहाँ पर जो है ये पर्सनल लॉ नहीं लगेगा। पैतृक संपत्ति जैसी संपत्ति वहाँ पे मानी ही नहीं जाती है, तो इसलिए वहाँ पे पैतृक संपत्ति वाला नियम लागू नहीं होगा। लेकिन 143 जिन संपत्तियों का हो चुका है वहाँ पे जो है पर्सनल लॉज लागू हो जाते हैं। इसलिए उन संपत्तियों में जो 143 हो चुका है वहाँ पे पैतृक संपत्ति में लड़की को भी बेटे के साथ जन्म से हित मिल जाएगा। लेकिन जिन संपत्तियों का 143 नहीं कराया गया है और उस पर यूपीजेडए लागू होता है, ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट लागू होते हैं, वहाँ पर लड़की को जन्म से हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लड़के को भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जो उनका सक्सेशन है वही लागू होगा, वहाँ पे जो भी जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा मिलेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। और विनीता प्रकाश का जो निर्णय था इसमें कहीं पे भी जो है यूपीजेडए के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया गया है। ये केवल और केवल शहरी प्रॉपर्टी के बारे में था। तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कोई केस नहीं जाता जिसमें पैतृक संपत्ति हो और पैतृक संपत्ति में कोई गांव की संपत्ति हो जिस पे यूपीजेडए लागू होता हो, तब तक उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने कह दिया कि पैतृक संपत्ति मतलब जहाँ पे यूपीजेडए लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपीजेडए एक स्पेशल लॉ है, वो माना जा सकता है। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने क्वेश्चंस पूछे। अगर आप किसी भी टॉपिक पे मेरे से चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना कर आपके लिए डाल दूँगी। एंड थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे लॉज हैं जो एक जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए। तो और मैं इसके लिए इसको इसीलिए इतनी सी आसान लैंग्वेज में डाल रही हूँ ताकि सबको ये समझ में आ सके। एंड क्वेश्चंस पूछने के लिए आप लोग ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जिसके लिए मुझे ये पूरी स्लाइड बना करके डालनी पड़ी। आई थिंक इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अदर्स ऑल्सो। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड थैंक यू।